हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है हमारे पास, इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपने प्लानिंग चैप्टर को कर लिया होगा। प्लानिंग चैप्टर के बाद अगला जो आपके पास प्रोसेस आता है बिजनेस स्टडीज के अंदर मैनेजमेंट में, वो है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि चीजों को एक बार प्लान कर लेते हैं तो फिर कंपनीज या बिजनेस कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म आपको समझना है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग से आप समझते क्या है या उसका मीनिंग क्या है वो समझना है आपको। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ process that initiates implementation of plans by clarifying jobs, working relationships, and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results। मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजिंग हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे प्रोसेस के रूप में जो इनिशिएट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, यानी जितने भी प्लान्स आपने बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे काम करना है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम इनका होता है। इसमें ये करते क्या है, ये सबसे पहले तो आप जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं, भाई तुझे करना क्या है, क्या काम है जो आपको करना है वो क्लैरिफाई होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बताते हैं किससे सुननी है, किसके अकॉर्डिंग काम करना है। इफेक्टिवली डिप्लॉय करते हैं रिसोर्सेज को ताकि रिसोर्सेज की कमी ना पड़े और उस हिसाब से रिसोर्स इस्तेमाल हो सके। और आखिर में वो एक आइडेंटिफाइड रिजल्ट्स के लिए खुद को लेकर जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन होता है जहां हर एक चीज का डिवीजन कर दिया जाता है, पावर का, कौन क्या काम करेगा, किस डिपार्टमेंट में होगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया जाता है। और इस सबको करने के पीछे एक ही मोटिव होता है, डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्राप्त करना, कि कैसे हम अपने रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको बताया गया therefore it is a process which coordinates human efforts, assembles resources and integrate both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। यानी हमें कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ह्यूमन एफर्ट्स को, उनके रिसोर्सेज को, सभी को एक साथ यूनिफाई करते हैं, जोड़ देते हैं ताकि वो किस तरीके से काम करें जिससे कि बेटर से बेटर रिजल्ट्स आ सकें। अगला पॉइंट है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू। अगर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से समझे तो ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या करके दे रहा है हमें। ऑर्गेनाइजिंग जो है क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद सुटेबल पर्सनल। आपके बिजनेस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी किस रूप से काम करना चाहिए, वो ये करके देगा। साथ ही साथ इसके अलावा नेक्स्ट ये कहते हैं डिजाइनिंग स्पेसिफाइड रोल्स टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी एम्बिग्विटी आ रही है, परेशानी, दिक्कत आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, उन सबको ये खत्म कर देता है और सभी को उनके रोल्स बता देता है। डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग पर्सनल फॉर प्रोडक्टिव कॉपरेशन। सबको उनका इंटर रिलेशनशिप पता होता है कि उन्हें किससे ऑर्डर लेना है, किससे काम करना है। ये सारी चीजें करने में आपको ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग आपकी और हेल्प करता है क्लैरिफाइंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। आपकी अथॉरिटी क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सब बताता है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, यानी आपको फैसले लेने का जो अधिकार चाहिए वो अधिकार दिलाता है आपको यही ऑर्गेनाइजिंग। इसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको अपने काम को समय पे करना है ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। तो इन सभी को जब एक लॉजिकल रूप से किया जाता है उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन मैनेजमेंट में हमें चार चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे देगा। दूसरी चीज ये हमें अपने स्पेसिफिक रोल्स बताता है और एम्बिग्विटी को खत्म कर देता है। तीसरा ये इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इससे काम करना पॉसिबल हो पाए। और आखिर में ये अथॉरिटी बताता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि क्या क्या आपके पास पावर से क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां बनती है। अब अगला आता है आपके पास, सर ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ तो लिया, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, आखिर ये ऑर्गेनाइजिंग होती कैसे है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात करूं, इसके अंदर आपके पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, वो टोटल ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो काम को पहचानिए और उसे बांट दीजिए। सेकेंड आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक तरह के सभी कामों को एक ही डिपार्टमेंट में कर दीजिए। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, अलग अलग एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दीजिए। और आखिर में स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, अब आपने ड्यूटीज दे दी है, इन्होंने अथॉरिटी मिल चुकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, तो एक रिलेशनशिप बनाइए जहां पे वो हर एक काम की रिपोर्ट आकर के आपको करेंगे। अगर ये चारों चीजें आप कर रहे हैं, काम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बांट दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिया, अलग अलग काम जो एक जैसे थे सब एक के ऊपर कर दिया, सबको उनकी ड्यूटीज बता दी, सभी के बीच में
में एक रिपोर्टिंग लिस्ट बना दिया कि आपको आकर के इन्हें रिपोर्ट करना है या इन्हें मुझे रिपोर्ट करना है, जिससे कि फॉर्म में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन तब सब तक सही तरीके से पहुंचती रहे। इस प्रोसेस को ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। भाई डिटेल में इन्हें एक एक स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप आपने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये स्टेप क्या कहता है? तो ये स्टेप हमें कहता है एट दिस स्टेप द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। इस स्टेप में सारे काम को अलग अलग छोटे छोटे कामों में बांट लिया जाता है। एग्जांपल के लिए वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन बी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स एक्सेट्रा। यानी आपने सबसे पहले तो सारे काम को पहचान लिया कि जैसे एग्जांपल के लिए एक जूते बनाने वाली कंपनी तो ये कच्चा माल कहां से लाएगी, कैसे उसको प्रोड्यूस करेगी, इसको सामान बनाना उसको स्टॉक कैसे करेगी, कच्चे माल का स्टॉक कैसे करेगी, रिसर्च कैसे करेगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगी, सेल्स को कैसे टारगेट करेगी। ये सारे के सारे काम आपने पहचान लिए। इसी तरीके से हर एक एक्टिविटी के अंदर जितने भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो सकते हैं वो आप करते हैं। उसके बाद द एक्टिविटीज ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और जो एक ही नेचर की चीजें होती हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है ताकि वो उस डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसी को हम लोग ग्रुपिंग या डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जांपल को समझो अगर मैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट और सेल्स ये दोनों ही जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही होता है एडवर्टाइजमेंट भी संभालना और सेल्स को एग्रेसिवली भी लेकर के जाना। तो इस तरीके से जब असाइन करते हैं तो उसको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी सेकंड स्टेप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा, एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट डिसाइडेड। हर एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी या उसकी क्या पोस्ट से क्या काम करना है वो भी हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए एक परचेज मैनेजर है, उसको हमने टास्क दिया कि तुम्हें गुड्स खरीदना है, तुम्हें बेचना है। सेल्स मैनेजर उसको हमने टास्क दे रखा है कि तुम्हें सामान बेचना है। और ऐसे ही अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को दी जाती है। तो ये सभी ड्यूटीज जो असाइन होती है वो इसी थर्ड स्टेप पे की जाएगी। और सबसे आखिर में ईच इंडिविजुअल शुड आल्सो नो फ्रॉम whom he has to take orders। हर किसी को पता होना चाहिए कि उन्हें ऑर्डर्स किससे लेने हैं, आखिर जवाब किसको देना है, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ whom he is accountable it has in coordination among various departments। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें खुद किसको जवाब देना है, यानी ऑर्डर किससे लूंगा और जवाब किसको दूंगा। ये सब भी मुझे पहले से ही इन्वॉल्व या पता होना चाहिए ताकि मुझे क्लियर रहे कि हाँ जी इनसे मुझे सुनना है इन्फॉर्मेशन और काम करने में अगर कोई गड़बड़ होती है तो इनको ही जवाब देना है या कोई दूसरा हेड है उसको बताना है। ये सब भी यहाँ पे हमें क्लियर रखना पड़ता है। इसके बाद आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक आपने ये देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भैया क्या क्या इनके मेजर प्रोसेस थे। अब बात करते हैं कि जरूरी क्यों है ऑर्गेनाइजिंग करना। देखो जब आप एक ही काम को बांट लोगे कई हिस्सों में, और जैसे मैंने बांट दिया कि तेरा काम सिर्फ सेल्स देखना है, तेरा काम सिर्फ प्रोडक्शन देखना है, तेरा काम सिर्फ मार्केटिंग पे काम करना, तेरा काम जो एडवर्टीजमेंट संभालना, तेरा काम सिर्फ रॉ मटेरियल को चेक करना, तेरा काम सिर्फ इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो जिस डिपार्टमेंट के हेड को आपने जो काम दिया है वो व्यक्ति उसी काम को लगातार करता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी पहली इंपॉर्टेंस बनती है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। लगातार एक ही काम करने की वजह से वो व्यक्ति जो है उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब एक ही काम वो बार बार करेगा तो उसे पता है कि उसे करना क्या है, जिससे उसके काम में कभी कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी नहीं आएगी। उसे डेली का अपना टास्क पता है, जी मुझे आज सिर्फ सेल्स देखनी है, यानी मुझे डेली सिर्फ सेल्स ही देखनी थी, मुझे डेली प्रोडक्शन देखना था, मुझे डेली रॉ मटेरियल चेक करना था, मुझे डेली एडवर्टाइजमेंट चेक करना था, मुझे डेली मैनेजर को रिपोर्ट करना था। यानी जो काम आपने उसको बता रखा है, इससे क्या होगा उसका वर्किंग रिलेशनशिप पहले से ही क्लैरिफाइड होगा, उसे पता है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा थर्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब काम को आसानी से ऐसे बांट दिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो जाता है, यानी कंपनी को चला पाना पॉसिबल रहेगा। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड duties which helps to avoid confusion and duplication। ये सभी तरह की confusion और duplication को खत्म कर देगा। Clarity in working relationship enables proper execution of work which results in effective administration। और जब सबको सारा काम पता है कि उसको क्या करना है, इससे होगा ये कि आपके काम में पूरी क्लैरिटी रहेगी और काम जो है वो इफेक्टिवली ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। और आखिर में आता है इसे फोर्थ पॉइंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सभी कामों को आप बांट लोगे और उसके हिसाब से ही करोगे तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो पाएंगे। और इसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज, जो भी बदलाव आने हैं उसको भी आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर लोगे। कैसे कर लोगे सर अडेप्ट? अगर आपने प्रॉपरली डिजाइन किया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम आती है या बदलाव आता है, क्योंकि आपने हर एक को उसका काम बताया हुआ है, जिसकी वजह से
से अगर कोई भी चेंज आता है थोड़ा बहुत, तो पूरी फर्म को डिस्टर्ब नहीं होगा। जहां चेंज करने की जरूरत है वहां आप इजीली चेंज कर पाओगे और आप आसानी से कंपनी में होने वाले बदलावों को देख पाओगे। बदलाव कौन कौन से आते हैं इसमें? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बदलाव हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, क्या हमें अपना प्रोडक्ट इस मार्केट में भी सेल करना, तो इन सभी चीजों पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब ये क्या इंपॉर्टेंस मतलब इसका? पर्सनल मतलब कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज को उनके अधिकार के तहत उन्हें पावर दे रहे हो काम करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, तो व्यक्ति का एक सुझाव होता है, एक व्यक्ति का स्वभाव है, अपना नेचर है कि जब उसे कोई पावर देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम पर ये जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो वैल्यू ऑफ ऑनर होता है वो बढ़ जाता है। वो सोचता है कि मेरी रिस्पेक्ट की जा रही है, मुझे ज्यादा वैल्यू की जा रही है, तो आपने उस व्यक्ति का पर्सनल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, वो ज्यादा अच्छा फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा। Sound organization encourages initiatives and related thinking of part of the employees. वो employees को encourage करते हैं कि तुम आओ और initiate करो, आगे बताओ कैसे कर सकते हैं। When manager delegate their authority, it reduces their workload so they can focus on more important resource related to growth and innovation. और जब एक organization में कोई भी मालिक या ओनर अपने काम को यानी मैनेजर जब उसको बांट देता है और वर्कर्स पर दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी अथॉरिटी दूसरों को दे रहा है, जिससे उसके ऊपर काम का लोड कम हो जाएगा और वो दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे इनोवेशन क्या करना है, कैसे ग्रोथ करना है। तो ये सब क्या करता है, उनकी एबिलिटी को, सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ उन्हें रियलाइज करवाता है कि उनके अंदर फुल पोटेंशियल क्या है, यानी उनका मोरल बूस्ट कर देता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हारे जरिए ये काम हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज उनके पर्सनल को बढ़ा देगी। इसके अलावा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब सारे काम बांट लोगे तो आसान हो जाता है फर्म के लिए, किसी भी नई ज्योग्राफी में कोई भी नया पोजीशन, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट लाइन या नई ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के अंदर एंटर कर पाना इजी हो जाएगा और वो आसानी से इन सभी जगहों पर जाकर काम कर सकती है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात। अब जब हम फर्म की बात करते हैं तो अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसको आपको समझना है। इसमें हमारे पास यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना है। Organization structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process. Organizing के समय आपने खास तरह का जो रिलेशनशिप क्रिएट किया है, एक पैटर्न बनाया है, उसको ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। The structure provides a basis or framework for manager and other employees for performing their functions. और ये कहीं ना कहीं एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है जो मैनेजर्स को या उनके एम्प्लॉयज को किस तरीके से काम करना है, कैसे अपने टास्क परफॉर्म करना है, उसमें हेल्प करेगा। It may be defined as a system of job positions, the job assigned to them, and the authority relationship among them. ये उनकी जॉब की पोजीशन बताता है, उनका काम असाइन करके दिखाता है कि क्या करना है, साथ ही साथ उनको उनकी रिलेशनशिप बताता है कि तुम्हारे पास क्या क्या पावर है, कैसे कैसे तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है। रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गन, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। बस बेसिक ये बता देता हूं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट का स्पैन होता है यहाँ पर, वो हमारे पास नैरो स्पैन होता है, narrow span of management result in all structure, whereas wider span of management result in flat structure। जहां पर भी आपके पास टॉल स्ट्रक्चर हो, यानी कि जो आपका फर्म काफी ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा हो, यानी पोजीशंस हाई से लो कुछ बटी हो, तो वहां नैरो स्पैन रखना है। और जहां पर भी आपके पास फ्लैट हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में ज्यादा डिपार्टमेंट्स बना रखे, वहां पे आपको इसका वाइडर स्पैन देखने को मिलेगा। यानी मान लो अगर फर्म ने खुद को अप एंड डाउन पावर को बांटा है तो नैरो स्पैन है, यानी यहाँ पर बहुत कम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखने को मिलेगा, यानी एक ही तरह के डिपार्टमेंट, एक ही तरह के खास लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं होंगे। और फ्लैट सिस्टम यानी एक ही लेवल पे इस तरीके से बांट रखा हो, तो एक ही लेवल के कई डिपार्टमेंट होंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर वाइड होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, दो है, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल जैसा नाम वैसा काम, फंक्शन के हिसाब से बांटिए। डिविजनल, डिवीजन यानी अलग अलग वर्किंग के हिसाब से बांट दीजिए। अगर फंक्शन के हिसाब से बांटा तो फंक्शनल, डिवीजन यानी वर्किंग के हिसाब से बांटा तो डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। In functional structure, activities are grouped and departments are created on the basis of specific functions to be performed. एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे सारे काम को, सारी एक्टिविटीज को हम जो बांटते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के हिसाब से बांट देते हैं, तो उसे हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी सारा काम अब काम करने वाले के ऊपर नहीं, काम किस किस फंक्शन के द्वारा किया जा रहा है उसके हिसाब से बांटा जाए। अगर आपने ऐसे बांटा है तो यानी आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया। एग्जाम्पल के लिए जिससे आप ये एक देख सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपने यहाँ पे मैनेजर ने पर्सनल
मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, इन सब के हिसाब से बांटते हैं। तो ये सभी सब क्या थे, फंक्शन तो थे। यहाँ पर मैं सेल्स को भी बिठा दूं, भाई तेरा काम सेल्स देखना है। मैं यहीं पर कोई दूसरा डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट को भी बिछा दूं कि भाई तुम्हारा काम जो है एडवर्टाइजमेंट देखना है, या पीआर को बैठा दूं कि भाई तुम्हारा काम जो है वो पीआर, पर्सनल रिलेशंस को चेक करना है। तो जब भी कोई फंक्शन के हिसाब से अगर आपने बांट रखा है तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसके बाद आपके पास इसकी सुटेबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ अच्छा है, क्या खराबी, क्या अच्छा है इसके अंदर। तो सुटेबिलिटी पहली बात तो इसकी ये है कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स को फंक्शन के हिसाब से बांट लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट एक है तो वहां पर ये अच्छे से काम करेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे फंक्शंस की बहुत वैल्यू इंपॉर्टेंस हो, वहां पर भी आप ये फंक्शनल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे तो पहला एडवांटेज होता है स्पेशलाइजेशन। जो व्यक्ति एक ही काम कर रहा है मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा, जो परचेजिंग ही करता है तो परचेजिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी इससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक सह संबंध बन पाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एक डिपार्टमेंट अगले से कन्वे कर करके ही काम कर रहा होगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, और इन सभी की जो मैनेजरियल क्वालिटीज है, जिस डिपार्टमेंट में ये काम करे उस डिपार्टमेंट की क्वालिटीज जो है इनके अंदर इंक्रीज हो जाती है और वो उस चीज के उस फंक्शन में एक्सपर्ट बनने लगते हैं। साथ ही साथ मिनिमाइज कॉस्ट, ये कॉस्ट भी कम करता है। कॉस्ट कैसे कम करता है कि जिस डिपार्टमेंट का जो हेड बन गया वो उसी डिपार्टमेंट में सिर्फ काम करेगा, तो धीरे धीरे वो उस डिपार्टमेंट का माहिर होता जाएगा और वो उस डिपार्टमेंट में कम से कम कॉस्ट में काम करेगा। और एक ही तरह के काम को करने के लिए आपको अलग अलग व्यक्ति को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही वो सारे काम संभाल रहा होगा। इसके साथ साथ ईज इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना भी आसान होता है एम्प्लॉय की, एक खास तरह का फंक्शन सिखाना है, सबको सिखाना ही नहीं है, जिसकी वजह से इसको ट्रेनिंग भी कर पाना पॉसिबल हो पाता है। और इसका कुछ कमी भी है। सबसे पहला, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब आप फंक्शंस पे बात करने लगते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि फर्म्स में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपने फंक्शन को लेकर के ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। जैसे सेल्स वाला, उसको सेल्स से मतलब है, प्रोडक्शन जो भी हो मुझे सेल्स बढ़ानी है। मार्केटिंग वाले को सिर्फ मार्केटिंग दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो अपने फंक्शंस में अपनी वैल्यू और रेपुटेशन को बढ़ाने के चक्कर में वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं और अपना फायदा अपने तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। साथ ही साथ डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने ऊपर कहा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर जगह होगा। कुछ लोग तो लड़ पड़ते हैं आपस में, कुछ लोग की नहीं बन पाती आपस में, तो ये प्रॉब्लम होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट ना कर पाए, ये एक समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है आपके पास इसमें, हार्डन इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन में हो रहा है, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यानी जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एचआर समझ रहा है, उसे मार्केटिंग नहीं आ पाएगी, अब उसे सेल्स नहीं आ रहा है, उसे प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत है, उसे हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं हो पाएगी, तो ये कमी बताई जाती है। और आखिरी, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैसे, अगर आप एक ही काम को लगातार करते जा रहे हो तो आप उसी सेम स्किल में फंस जाओगे, यानी आपका पर्सपेक्टिव एक छोटे से स्किल्स में ही रह जाएगा, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ जो है आगे मूव नहीं कर पाओगे, ये कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला स्ट्रक्चर आता है आपके पास अब डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल का मतलब क्या, डिविजनल का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पूरा एंटरप्राइज जो है वो कई सारे प्रोडक्ट्स को बना रहा हो, यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा हो और वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग डिवीजन के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से बांट ले, तो उसे आप लोग डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक डिवीजन को चलाने के लिए फिर से उस डिवीजन में फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाओ। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं, ये एक कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर बैठाया, मैनेजिंग डायरेक्टर देखा कि हमारे पास चार बड़ी चीजों की हम काम कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, हम गारमेंट्स भी बना रहे हैं, मेडिसिन भी बना रहे हैं, हम साबुन भी बना रहे हैं। तो उन्होंने फंक्शन के हिसाब से नहीं बढ़ा, बल्कि उन्होंने चार प्रोडक्ट के हिसाब से चार लाइनें बना ली। और कॉस्मेटिक्स के लिए भी फिर उन्होंने क्या क्या, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, चारों हेड को रखा। गारमेंट्स के लिए अलग, मेडिसिन के लिए अलग, सोप के लिए अलग, यानी अब परचेज वाले कितने फर्म में, चार, लेकिन वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं सिर्फ। प्रोडक्शन वाले भी चार, मार्केटिंग वाले भी चार, फाइनेंस चार। तो ये इस तरीके से आप अपने डिवीजन यानी प्रोडक्ट के हिसाब से खुद को बांट लेते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो एक ही फंक्शन के एक से ज्यादा व्यक्ति आपको करते हुए काम दिखाई देंगे, तो ये इसकी पहचान होती है कि डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, पहले से आपको समझ में आ गया, मल्टी प्रोडक्ट, जहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो तो ये कर पाना ज्यादा अच्छा। जैसे टाटा के पास आज बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं रिलायंस पे, तो रिलायंस और टाटा ऐसा करते हैं। दूसरा, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, मोर डिपार्टमेंट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो और बड़ा होने के साथ साथ वो अपने डिपार्टमेंट में और चीजें ऐड कर रहा हो और नई चीजों को इन्वॉल्व कर रहा हो, नए नए कैटेगरीज में जा रहा हो, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि वहां डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एडवांटेजेस में अगर मैं यहाँ देखूं तो पहली इसकी एडवांटेजेस होती है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब ये सर कैसे होगा क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो जिस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा इंडिपेंडेंटली फैसले ले पाता है। दूसरा, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। यहाँ डिविजनल रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक बार क्या हुआ, लेट्स फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का सेल्स कम हो गया। अब टाटा कंपनी का सेल्स कम होगा तो टाटा कंपनी ने सबको बुलाया, भाई मीटिंग करी, भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कि टाटा कंपनी की सेल्स कम है तो टाटा कंपनी किसको डांटेगी? अगर वो सेल्स वाले को कहेगी तो सेल्स वाला प्रोडक्शन की गलती है, प्रोडक्शन में कहेगी तो प्रोडक्शन कहेगा भाई मेरी क्या गलती है, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग नहीं करी, मैंने तो बनाया था। फिर वो रॉ मटेरियल वाले पे डाल देंगे, एचआर वाले पे डाल देंगे, ये चलता ही रहेगा, कोई अपनी गलती नहीं मान पाएगा। और सुनने भी समझ में नहीं आएगा कि गलती है किसकी, किसको सुनाऊं। लेकिन वहीं पर अगर वो टाटा सॉल्ट में प्रॉब्लम है और टाटा की कई कंपनीज है और टाटा सॉल्ट नहीं बिक पा रहा है, तो टाटा के कंज्यूमर सेक्टर पे ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो सिर्फ टाटा के जो कंज्यूमर सेक्टर के लोग हैं उन पर जिम्मेदारी आएगी। तो अब वही लोग इसका जवाब दे रहे होंगे, यानी पूरी फर्म जो इसके पीछे पड़ने वाली नहीं है। तो इसे समझ में ये आया कि यहाँ पे आप एक एक डिवीजन के रिजल्ट्स को एसेस कर सकते हो। टाटा ये भी देख सकती है कि अच्छा टाटा कंज्यूमर जो उसका जो ये सामान का जो बिजनेस है एफएमसीजी प्रोडक्ट में आता है वो उसमें कितना रेशियो है। वहीं पर टाटा अपने ये भी देख सकती है क्रोमा ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कितना काम किया, जूडियोस ने ये जो कपड़े वगैरह बेच रहे हैं उसमें कितना काम किया। अलग अलग डिपार्टमेंट को भी वो स्टडी कर सकती है और आसानी से पता लगा सकती है किस डिपार्टमेंट में ज्यादा सेल्स है, किसमें कम है, कहाँ और ध्यान देने की जरूरत है। ये सब कर पाना यहाँ पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, टाटा इस तरीके से ग्रोथ, तो कोई भी फर्म जो इस तरीके से ग्रोथ और एक्सपेंड भी कर पाती है क्योंकि इसमें डिवीजन बने हुए हैं, वो हर एक डिवीजन में उसके लोग काम कर रहे हैं। बस उसका जो भी नया एक्सपेंशन दिखता है, नया मार्केट नजर आता है, उसे लगता है ये अच्छा है, इसमें काम करना चाहिए, वो उस डिपार्टमेंट को एंटर करता चला जाएगा, उसको जोड़ता चला जाएगा और उसकी ब्रांचेस और ज्यादा